Okay, now starting direct acting cholinomimetics. Direct acting cholinomimetics directly stimulate the cholinergic receptors. वे directly stimulate करते हैं. और इसके बाद हम इसमें फर्दर जो important drugs हैं उनको भी डिस्कस करेंगे. ठीक है. First of all we have the acetylcholine. Acetylcholine is a quaternary ammonium compound and lacks therapeutic importance because of rapid inactivation by the choline esterase enzyme. ओके क्योंकि ये रैपिडली इनएक्टिवेट हो जाती है, ठीक है, इसलिए इसकी थेरेप्यूटिक इंपॉर्टेंस इज़ लो. देन वी हैव इट्स एक्शंस. ठीक है, आपने एक चीज़ याद रखनी है. ठीक है, जब आपने सिंपैथम कोलिनोमाइमेटिक्स को डिस्कस करना है तो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी, दे हैव टेंडेंसी टुवर्ड्स डायरिया. ओके, टेंडेंसी टुवर्ड्स डायरिया. तो एसिटाइलकोलिन में भी आपके इसके एक्शंस में ये चीज़ याद रखनी है. ठीक है, इसके एक्शंस, ठीक है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स वगैरह इस पर आपको ऐसे क्यों आता है. ठीक है, इसके एक्शंस में ये जैसे हमने सबके जनरली डिस्कस किया था कि क्या फंक्शन होता है. ठीक है, कोलिनोमाइमेटिक्स का. So acetylcholine causes bradycardia, means decrease heart rate, decrease the cardiac output, and vasodilation, decrease blood pressure. And then we have the increase salivary secretions, increase gastric acid secretions, and then we have the increase motility and bronchoconstriction. Okay, lungs में causes bronchoconstriction, increase bronchiolar secretions, and it causes urination, meiosis and accommodation. ठीक है, इसके एक्शंस मैंने सारे जो हैं वो एक ही जगह समराइज कर दिए हैं. ठीक है, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. उसके बाद देखें टेंडेंसी टुवर्ड्स डायरिया में आप देख सकते हैं कि इट इज़ इंक्रीजिंग द salivary secretions, increasing gastric acid secretion, increasing motility. So सारी अगर motility increase हो रही है, so it will cause tendency towards diarrhea. Then we have the methacholine. Methacholine में we have methacholine is used in diagnosis of asthma ड्यू टू इट्स ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टिंग प्रॉपर्टीज़. ठीक है, जब मेथाकोलिन जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट ड्रग नहीं है. ठीक है, इसको आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं कि मेथाकोलिन जो है वो हमारे पास एस्थमा की डायग्नोसिस में यूज़ होती है क्योंकि इट कॉजेज़ ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन. ओके, सो ब्रोंकल एयरवे हाइपर एक्टिविटी हो जाती है. ठीक है, ताकि हम उसको एस्थमा को रूल आउट कर सकें. सो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन इंड्यूस्ड वेजोडाइलेशन प्रोसेस डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, इसमें इट कॉजेज एक्टिवेशन ऑफ M3 रिसेप्टर्स इन द एंडोथीलियल सेल्स. एंडोथीलियल सेल्स आर, एज यू नो, दे आर प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स. ठीक है, सो इट कॉजेज एक्टिवेशन ऑफ M3 रिसेप्टर्स इन एंडोथीलियल सेल्स दैट विल लीड टू प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम द आर्जिनिन. ठीक है, उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड लीड्स टू प्रोटीन काइनेज G प्रोडक्शन एंड दिस विल लीड टू हाइपरपोलराइजेशन एंड स्मूथ मसल रिलैक्सेशन. जब स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएंगे वाई द फोस्फोडाइएस्टरेज 3 इनहिबिशन, सो इट विल लीड टू द वेजोडाइलेशन. ओके, एक और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन प्रॉफ में जो है आया हुआ है. ठीक है, प्रीवियस पास्ट पेपर्स में कि हाउ बोटुलिनम टॉक्सिन प्रिवेंट्स द ब्लेफरोस्पाज्म. ओके, सो इसमें ही मैंने ऊपर डिस्कस किया है. ठीक है, आई होप यू कैन सी. Botulinum toxin prevents release of acetylcholine when it will not bind with its receptor, decrease muscle contraction, that is basically blepharospasm, temporarily paralyzed muscle power is improved. ठीक है, तो it will improve the vision for 1 to 3 months. Okay, ये इसमें एक additional point डिस्कस किया मैंने. ठीक है, now we will discuss bothanicol. बेथानिकोल जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थेरेप्यूटिक यूज़ वाइज. ठीक है, बेथानिकोल जो है इज़ नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज ड्यू टू इट्स एस्टेरिफिकेशन ऑफ कार्बामिक एसिड. इट कॉजेज वेजोडाइलेशन बाय डायरेक्टली एक्टिवेटिंग द मस्करेनिक रिसेप्टर्स. ठीक है, नॉर्मली जो हमें एसिटाइलकोलिन का भी डिस्कस किया था बिकॉज इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक. ठीक है, इसके थेरेप्यूटिक यूजेस इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये मैंने सारे समराइज़ किए हुए हैं, यू कैन सी. इट इज़ यूज फॉर यूरोलॉजिक ट्रीटमेंट. ठीक है, जैसे कि हमने कहा था कि यूरिनेशन करवाता है. ठीक है, जो हमारे पास कोलिनोमाइमेटिक्स हैं ये हमारे पास यूरिनेशन करवाते हैं. ठीक है, सो इट इज़ यूज फॉर द यूरोलॉजिक ट्रीटमेंट, यूज टू स्टिमुलेट द एटोनिक ब्लैडर. पोस्ट पार्टम हो सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव हो सकते हैं. ठीक है, उसको स्टिमुलेट करने के लिए बिकॉज इट हैज़ टेंडेंसी टुवर्ड्स डायरिया. देन नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन में इसको हम एम्प्लॉय कर सकते हैं. ठीक है, और न्यूरोजेनिक एटोनी और मेगाकोलोन मोस्टली इसके यूरोलॉजिक ट्रीटमेंट में. ठीक है, और आपके GAT के जितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह हैं. ठीक है, और एटोनी मेगाकोलोन इनमें इट इज़ हेल्पफुल. देन वी हैव द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ
botanical, ठीक है, adverse effects में causes sweating, salivation and flushing, decreased blood pressure will lead to reflex tachycardia, ठीक है, ये आपने चीज़ याद रखनी है, decreased blood pressure होगा obviously तो it will lead to reflex tachycardia, nausea, abdominal pain, diarrhea and bronchospasm, okay. Then we have the carbachol. The carbachol has both muscarinic and nicotinic actions. इसके एक्शन में वी हैव इट हैज़ ganglion stimulating activity and it can cause release of epinephrine from the adrenal medulla. अब इसके थेरापेटिक यूजेस हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। थेरापेटिक यूजेस में इट इज़ यूज्ड फॉर इंट्राओकुलर यूज़ प्रोवाइड्स मायोसिस फॉर आई सर्जरी, ठीक है, जैसे कि हमने कहा था पेपररी कंस्ट्रक्शन करवाते हैं सारे कोलिनोमामेटिक्स एंड इट कॉजेज मायोसिस फॉर आई सर्जरी, ठीक है। लोअर्स इंट्राओकुलर प्रेशर और ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा में ऑब्वियसली, ठीक है, इंट्राओकुलर प्रेशर लो करे तो इवेंचुअली इट वाज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। देन वी हैव द पाइलोकार्पिन, ठीक है, पाइलोकार्पिन भी उसी हम फ्लो में डिस्कस करें, इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोमामेटिक, ठीक है, इट इज़ अ टर्शरी अमाइन, ठीक है। टर्शरी अमाइन को आपने याद रखना है, दे कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, स्टेबल टू हाइड्रोलिसिस बाय एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंड कैन पेनिट्रेट द CNS बिकॉज इट्स अ टर्शरी अमाइन। थेरेपेटिक यूजेस इसके इंपॉर्टेंट हैं, वो इसमें आपने इसके मोस्टली जो है ऑकुलर यूजेस हैं, यूज टू ट्रीट ग्लूकोमा, ओपन एंगल एंड एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, ठीक है, ग्लूकोमा इज एलिवेटेड इंट्राओकुलर प्रेशर और यूज्ड फॉर एट्रोपिन रिवर्सल, ठीक है। एट्रोपिन रिवर्सल में हम इसको पाइलोकार्पिन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एट्रोपिन में हमारे पास मिड्राइसिस हो जाता है तो इट कॉजेज मायोसिस, ठीक है, इसका ऑपोजिट करवाता है इफेक्ट। देन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जीरोस्टोमिया, ठीक है, जिसमें हमारे पास माउथ की सिक्रेशंस जो हैं वो डिक्रीज़ कर जाती हैं, ड्राई माउथ की कंडीशन होती है तो इट कॉजेज रिवर्सल, क्योंकि ये हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रेशंस को ठीक है। पाइलोकार्पिन के एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे? इट कॉजेज ब्लड विजन, नाइट ब्लाइंडनेस, diaphoresis and salivation, okay. Then we have the atropine, ठीक है, ये अपनी चीज़ याद रखनी है, ठीक है। पाइलोकार्पिन जो है दैट कैन बी एम्प्लॉयड, ठीक है, एज एन एंटीडोट ऑफ एट्रोपिन, ठीक है, और वाइस वर्सा, ठीक है। पाइलोकार्पिन के एंटीडोट इज एट्रोपिन, ठीक है, एट्रोपिन की एंटीडोट इज पाइलोकार्पिन, ओके। और सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, उसमें हम स्वेट टेस्ट करने के लिए भी सोडियम क्लोराइड कंटेंट को मेजर करने के लिए भी हम इसको पाइलोकार्पिन को एम्प्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो हैं वो मैंने डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। कोलिनोमामेटिक्स की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एज यू कैन सी, ठीक है, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में इट इज़ अगर आपकी कॉर्नर इंसफिशेंसी है, ठीक है, एस्थमा है एंड पैप्टिक अल्सर एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, यू कांट यूज़ कोलिनोमामेटिक्स, ठीक है, क्योंकि एज वी हैव सीन, ठीक है, ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, इसलिए हम एस्थमा के पेशेंट्स को नहीं दे सकते, ठीक है। हमारे पास मोटिलिटी इंक्रीज़ करवा रहा है, गैस्ट्रिक एसिडिफिकेशन इंक्रीज़ करवा रहा है, सो वी कांट प्रिस्क्राइब इन पेशेंट्स ऑफ पैप्टिक अल्सर, ठीक है, एंड इवेंचुअली इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ओके। ये इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आ गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एक एक्स्ट्रा चीज़ डिस्कस की, दैट इज़ ग्लूकोमा लोअरिंग मैकेनिज्म, ठीक है। वो किस तरह होता है लोअर, ठीक है। अब जब हम कोलिनोमामेटिक्स देते हैं, ठीक है, एज वी हैव सीन कि वो हमारे पास सिलरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, ठीक है। जब सिलरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी इट विल ओपन द ट्रेबिकुलर मेशवर्क ऑफ द कैनाल ऑफ श्लेम, दैट विल लीड टू इंक्रीज ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर। जब ड्रेनेज इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो हमारे पास जो है ऑब्वियसली जो हमारे पास इंट्राओकुलर प्रेशर राइज किया हुआ था दैट विल इवेंचुअली डिक्लाइन, ठीक है। और शॉगरिन सिंड्रोम जो है दैट इज़ आई हैव टोल्ड यू बिफोर, ठीक है, इट्स ड्राई माउथ एंड लैक ऑफ टीयर्स, इस तरह की कंडीशन हो जाती है, इट्स ऑटोइम्यून कंडीशन। Okay, then we have the indirect acting cholinergic agonist. इंडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में जैसे कि हमने डिस्कस किया था वी हैव रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है, दो तरह के क्लासिफिकेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इरिवर्सिबल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो रिवर्सिबल हैं, ठीक है। दे इंक्रीज द कंसर्नेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट बाय इनहिबिटिंग द एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। ये हमारे पास डायरेक्टली स्टिमुलेट नहीं करे, ठीक है, रिसेप्टर्स को, वो हमारे पास जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है उसमें एसिटाइलकोलिन की जो कंसर्नेशन है उसको इंक्रीज़ करें, किसके ज़रिए? बाय इनहिबिशन ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, ओके, क्योंकि वो हमारे पास एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन करवाता है। जब डिग्रेडेशन ही नहीं होगी तो इट विल इंक्रीज द लेवल्स ऑफ एसिटाइलकोलिन इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। अब हमारे पास फर्दर हमने डिस्कस किया था कि वी हैव शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। अब शॉर्ट एक्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एड्रोफोनियम, ठीक है। एड्रोफोनियम इज बेसिकली एक अल्कोहल है, ठीक है, इट्स अ क्वाटर्नरी अमाइन
and its duration of action is 5 to 15 minutes. Okay, इसके therapeutic uses में we have it is used for the diagnosis of myasthenia gravis. ठीक है, माइसीनिया ग्रेविस को हम आगे फर्दर इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. ठीक है, एंड देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द रिवर्सल ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज. ठीक है, इसके दो थेरेप्यूटिक यूजेस हैं, डायग्नोसिस ऑफ माइसीनिया ग्रेविस एंड रिवर्सल ऑफ द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स. अब हम माइसीनिया ग्रेविस को स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसकी मेजर एप्लीकेशन जो है दैट इज़ यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ माइसीनिया ग्रेविस. Myasthenia gravis. Myasthenia gravis is an autoimmune disease affecting the skeletal muscle neuromuscular junction, and antibodies are produced against the nicotinic receptors at the neuromuscular junction. ठीक है, इसके characteristic features होते हैं. ठीक है, myasthenia के इसमें there is ptosis. Ptosis means drooping of eyelids, and diplopia means double vision. Dysphagia means difficulty in swallowing and muscle weakness. ठीक है, इसके आपने 4 characteristic features याद रखने हैं: ptosis, diplopia, dysphagia and muscle weakness. ओके, सो माइसीनिया ग्रेविस में कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं? ठीक है, वी हैव द टेंसाइलिन टेस्ट, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, एंटी मस्क एंटीबॉडीज, प्लेन एक्सरेज, थोरेसिक सीटी, एंड ट्रीटमेंट में भी परफॉर्म प्लाज्माफेरेसिस, थाइमेक्टमी एंड एफेड्रीन. इम्यूनोलॉजिक ट्रीटमेंट में वी हैव आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एजोथाइप्रीन, माइकोफिनोलेट एंड साइक्लोस्पोरिन. इट्स गुड कि आप इसको कर लें. ठीक है, क्योंकि ये आपको बुक में इतना डिटेल में नहीं मिलेगा. ठीक है, कि हमारी सर की स्लाइड्स नहीं. ठीक है, तो मैंने ये नोट डाउन किया था, उन्होंने हमें सारे इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट, इम्यूनोलॉजिक ट्रीटमेंट बताया था. ठीक है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं. ठीक है, जस्ट इसको एक दफ़ा देख लें. सो ये देखेंगे हम टेंसालिन टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं. ठीक है, माइसीनिया में 2 मिलीग्राम डोज ऑफ एड्रोफोनियम इज़ इंजेक्टेड IV. ठीक है, देयर इज़ नो रिएक्शन इन 45 सेकेंड्स. ओके, एंड देन 8 मिलीग्राम इज़ इंजेक्टेड, इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ इन माइसीनिया ग्रेविस पेशेंट्स. ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है जो माइसीनिया का पेशेंट होगा, ठीक है, उसमें हमारे पास अगर हम 8 मिलीग्राम इंजेक्ट करेंगे तो उसकी मसल स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी. ठीक है, एक्सेस ड्रग अगर हम देंगे दैट विल लीड टू कोलिनर्जिक क्राइसिस. ठीक है, और कोलिनर्जिक क्राइसिस की जो एंटीडोट है दैट इज़ एट्रोपिन. ठीक है, कोलिनर्जिक क्राइसिस के मैं आपको सिम्टम्स बताती हूँ. ठीक है, कोलिनर्जिक क्राइसिस में पेशेंट बिकम्स पैराडॉक्सिकली वीक. ठीक है, हम दे तो रहे थे एड्रोफोनियम मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए. ठीक है, लेकिन इसमें पैराडॉक्सिकली मसल जो है दे बिकम वीक बिकॉज ऑफ निकोटिनिक डीपोलराइजिंग ब्लॉकेज ऑफ मोटर एंड प्लेट. ठीक है, परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन की वजह से हमारे पास मसल स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी. ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस के? वी हैव एब्डोमिनल क्रैम्प्स. ठीक है, वही टेंडेंसी टुवर्ड्स डायरिया. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कोलिनोमाइमेटिक्स के: एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, इंक्रीज लाइवेशन, इंक्रीज ब्रोंकल सिक्रेशंस, मायोसिस, एंड देन वी हैव द ब्रेडिकार्डिया. और इसका ट्रीटमेंट क्या है माइसीनिया ग्रेविस पेशेंट्स के लिए? प्राइडोस्टिग्मीन एंड नियोस्टिग्मीन. ठीक है, इसके ट्रीटमेंट में हम देते हैं प्राइडोस्टिग्मीन और नियोस्टिग्मीन. एक इम्पॉर्टेंट SCQ. ठीक है, कि डिफरेंस बिटवीन माइसीनिया क्राइसिस एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको मैंने सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब किया हुआ है. ठीक है, माइसीनिया क्राइसिस जो है मसल पावर डिक्रीज आफ्टर ट्रीटमेंट विद एंटीकोलिन एस्ट्रेज. ओके, मसल पावर जो है, अगर माइसीनिया क्राइसिस का पेशेंट है तो मसल पावर जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी आफ्टर ट्रीटमेंट विद एंटीकोलिन एस्ट्रेज. अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कि इंक्रीज द डोजेज ऑफ द नियोस्टिग्मीन, जो इसकी हम ट्रीटमेंट के लिए ड्रग यूज़ करें. ठीक है, कोलिनर्जिक क्राइसिस में ड्यू टू ओवर डोजेज, ठीक है, विच कॉजेज परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन एंड वीकनेस ऑफ मसल. ठीक है, और ट्रीटमेंट इज रिडक्शन ऑफ द डोजेज ऑफ द ड्रग. ठीक है, ये मैंने समराइज़ किया हुआ है. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द माइसीनिया क्राइसिस एंड द समराइज़ किया हुआ है. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द माइसीनिया क्राइसिस एंड द कोलिनर्जिक क्राइसिस. तो एड्रोफोनियम को हम बेसिकली यूज़ करें. ठीक है, फॉर डिफरेंशिएटिंग द माइसीनिया क्राइसिस फ्रॉम द कोलिनर्जिक क्राइसिस विद पेशेंट्स ऑफ माइसीनिया ग्रेविस. ठीक है, माइसीनिया ग्रेविस में हमारे पास जो है अगर माइसीनिया क्राइसिस है तो हमारे पास मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एड्रोफोनियम. अगर कोलिनर्जिक क्राइसिस है तो मसल कंडीशन वर्स हो जाएगी, मसल वीकनेस हो जाएगी. ओके, अंडरस्टैंड. ठीक है, माइसीनिया क्राइसिस क्यों होता है? ठीक है, दैट इज़ कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट थेरेपी विद नियोस्टिग्मीन, जो आप ड्रग यूज़ करें. ठीक है, और कोलिनर्जिक क्राइसिस जो हो रहा है वो एक्सेसिव थेरेपी की वजह से हो रहा है. ठीक है, आपके पास कोलिनर्जिक इफेक्ट्स मोर प्रोनाउंस. ठीक है, वो ज़्यादा इफेक्ट्स आ रहे हैं.
शॉर्ट एक्टिंग के बाद वी हैव इंटरमीडिएट एक्टिंग, ठीक है। इंटरमीडिएट एक्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फाइजोस्टिग्मीन। फाइजोस्टिग्मीन इज़ अ कार्बामेट एंड इट्स अ टर्शरी माइन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था टर्शरी माइंस कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, सो फाइजोस्टिग्मीन कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, कि हम फाइजोस्टिग्मीन क्यों प्रेफर नहीं करते माइसीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में, वाई न्यूस्टिग्मीन, ठीक है। बिकॉज आंसर इज सिंपल कि फाइजोस्टिग्मीन जो है आपके पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, बट न्यूस्टिग्मीन कांट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। एज वी हैव डिस्कस कि जो हमारे पास न्यूस्टिग्मीन एंड फाइजोस्टिग्मीन है दे आर इंटरमीडिएट एक्टिंग, ठीक है। सो फाइजोस्टिग्मीन का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन दैट इज़ 0.5 to 2 hours ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। It stimulates muscarinic and nicotinic receptors of ANS, nicotinic receptors of neuromuscular junction, ठीक है। एंड इट कैन लीड टू, जब स्टिमुलेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कॉज करेगा, इट विल लीड टू मसल ट्विचेस, फेसिकुलेशंस एंड मसल पैरालिसिस एट हायर डोजेस, क्योंकि हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को भी स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, तो उनको स्टिमुलेट कर रहा है, तो हमारे पास मसल के जो फीचर्स होते हैं एक्सेसिव, जिनकी एक्टिवेशन की वजह से वी हैव द मसल ट्विचेस, फेसिकुलेशंस एंड मसल पैरालिसिस, ठीक है। मसल पैरालिसिस क्यों हो रहा है, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली डीपोलराइजेशंस हो रही हैं, ठीक है। जब कॉन्टीन्यूसली डीपोलराइज हो जाएंगी तो मसल डीपोलराइजेशन होंगी तो मसल विल इवेंचुअली गेट पैरालाइज्ड, ओके। थेरापेटिक यूजेस ऑफ फाइजोस्टिग्मीन फॉर कोलिनर्जिक पॉइजनिंग मींस एट्रोपिन रिवर्सल के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एंड रिवर्सल ऑफ द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स भी हम डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग वीडियोस। एंड देन वी हैव द एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट्स में इट कॉजेज कन्वल्जन्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, सो इट कैन कॉज कन्वल्जन्स, ब्रेडिकार्डिया एंड स्केलेटल मसल पैरालिसिस ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। Okay, then we have the neostigmine. Neostigmine is also a carbamic acid ester. It's a quaternary compound. Means it can't cross the blood-brain barrier, so it doesn't enter the CNS. ठीक है, ये ज़्यादा polar है, ठीक है, और duration of action है that's 0.4 to 4 hours. Okay, then we have the therapeutic uses of neostigmine. It is used for the treatment of myasthenia gravis, stimulate the bladder and the GIT, antidote for comparative neuromuscular blockers, and used for the treatment of obstructive condition होती है उसकी intestines की, that's known as ileus, ठीक है। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो हैं, इट इज़ यूज फॉर नॉट यूज इन इंटेस्टाइनल यूरिनरी ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन में आप इसको नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। और इसके बाद एक माइनर सी ड्रग्स आ जाती हैं, ठीक है, दैट्स पैराइडोस्टिग्मीन, ठीक है, एंड देन वी हैव द रिवास्टिग्मीन एंड गलेंटामीन, ठीक है। पैराइडोस्टिग्मीन इट्स क्रॉनिक मैनेजमेंट ऑफ माइसीनिया ग्रेविस में हम पैराइडोस्टिग्मीन देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लंबी है, दैट्स 4 to 6 hours। और रिवास्टिग्मीन और गलेंटामीन, ठीक है, डिले द प्रोग्रेशन ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज़, ठीक है। अब अल्जाइमर डिजीज़ की क्वेश्चन भी हमें प्रॉफ में आया था कि कौन कौन से अब ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव द रिवास्टिग्मीन, गलेंटामीन एंड डोनापाजिल एंड टैक्रीन, ठीक है। ये 4 ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पास्ट में आया हुआ है, ठीक है, हमारी दफ़ा प्रॉफ में आया था, ओके। यही वो चीज़ मैंने जो आपसे पहले डिस्कस की है कि neostigmine is preferred over physostigmine in treatment of myasthenia gravis because neo has quaternary nitrogen, hence more polar, can't cross the blood-brain barrier to enter the CNS but can cross the placenta, ठीक है। इट्स एडिशनल, ठीक है। ये चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी, क्योंकि हम neostigmine क्यों प्रेफर करते हैं over physostigmine, so that's the answer. Then we will discuss irreversible agonist. Video is getting a little bit lengthy, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं सारे जो कोलिनोमाइमेटिक्स हैं वो एक ही वीडियो में कवर कर दूँ ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। सो irreversible agonist, ठीक है, जिसमें हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग जो हैं उसमें आ जाते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में वी हैव इकोथायोफोलेट, parathione, that's insecticide, and then we have the malathione, that's insecticide plus scabicide. Scabicide मीन जो आप स्केबीज के ट्रीटमेंट के लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है। सो मैं इसका आपको डिफरेंस भी दिखा देती हूँ कैटजंग से, डिफरेंस बिटवीन मैलाथायोन पैराथायोन। दे आर यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। सुसाइडल एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में भी इनसे हो सकती है, ठीक है। पैराथायोन इज़ जो है दैट्स इंजूरियस टू ह्यूमंस, वाइल मैलाथायोन इज़ रैपिडली मेटाबलाइज, ठीक है। ये आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको इसका टेबल दिखा देती हूँ डिफरेंस का कैटजंग से। सो यहाँ पे कैटजंग बड़ा अच्छा समराइज़ किया हुआ है, ठीक है। पैराथायोन दैट्स इंसेक्टिसाइड ओनली, मैलाथायोन इज इंसेक्टिसाइड प्लस स्केबीसाइड यूज फॉर टॉपिकल ट्रीटमेंट, टॉपिकली इसको अप्लाई करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्केबीज, ठीक है। और ये आपके पास नर्व केसेस भी इंपॉर्टेंट है, लाइक
सारिन, टैबिन और अदर्स, ठीक है। अब इसकी जो है फार्माकोकाइनेटिक्स देख लें, ठीक है। पैराथायोन ड्यूरेशन इज़ डेज टू वीक्स, while मैलाथोन has duration for days. Toxicities: parathion is highly dangerous insecticide, causes all parasympathetic effects plus muscle paralysis and coma. Malathion much safer insecticide than parathion. So बस ये आपने चीज़ आती नहीं, malathion is more safe for human use, ठीक है। इंडायरेक्ट एक्टिंग में वो मैंने बता दिया कि आपके पास कौन से हैं जो अल्जाइमर डिजीज़ में यूज़ होते हैं। So ecothiophyllate, ठीक है, as we have discussed, it's an organophosphate. Organophosphates commonly binds with its phosphate group and active site of the acetylcholine esterase enzyme, ठीक है। अब उसके साथ बाइंड करेंगे तो एंजाइम को परमानेंटली इनहिबिट कर देंगे, ठीक है। एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज वो एंजाइम है जो हमारे पास डिग्रेडेशन करवा रहा था एसिटाइलकोलिन की, ठीक है। उसके बाद एक्शंस क्या हैं इसके: पैरालिसिस ऑफ मोटर फंक्शन, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, कन्वल्जन्स एंड इंटेंस मायोसिस, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोलिनर्जिक एक्सेस हो गई है। थेरेपेटिक यूजेस, ठीक है, ये लिखा हुआ है बट वी डोंट प्रेफर, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन वैक्शन लिखा हुआ है बट वी डोंट प्रेफर, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन वैक्शन बहुत ज़्यादा, दैट्स 100 आवर्स, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट नर्व केसेस में वी हैव द सारिन, वी हैव द सेरिन फॉर वारफेयर इन केमिकल टेररिज्म के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्रोनिक एक्सपोजर जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का लीड्स टू डिलेड न्यूरोपैथी एसोसिएटेड विद डीमाइलिनेशन ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है। ये क्रोनिक एक्सपोजर के साथ आपको सिम्टम्स देखने मिलते हैं, दैट्स मेनली न्यूरोपैथी। ओके, लास्ट पे हमारे पास है वी हैव द रीएक्टिवेटर्स ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, ठीक है। इसमें प्रेलिडोक्साइम एंड ओबिडोक्साइम, सेकंड वन मेन इंपॉर्टेंट दैट इज प्रेलिडोक्साइम, ठीक है। ये मैंने बड़ा इसको समराइज़ करके बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। यू कैन सी, ठीक है। कोलिन एस्ट्रेज, प्रेलिडोक्साइम इज अ कोलिन एस्ट्रेज रीजनरेटर. It's a chemical antagonist that contains an enzyme group which has an extremely high affinity for phosphorus atom in organophosphate insecticides. These agents are able to bind the inhibitor if aging of enzyme has not occurred, causing the enzyme regeneration, and it is used for organophosphates poisoning, ठीक है। प्रेलिडोक्साइम हमारे पास organophosphate poisoning में यूज़ होता है, ठीक है, because it causes the reactivation of the acetylcholine esterase enzyme, क्योंकि हमारे पास organophosphate ने उसकी inhibition करवा दी, ठीक है। And what is aging, ठीक है, aging जो है that is loss of alkyl group of the enzyme, ठीक है। सो प्रेलिडोक्साइम हम एजिंग से पहले देते हैं, ठीक है। इट कैन रिवर्स बोथ द मस्करेनिक एंड निकोटिनिक पेरिफेरल इफेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, बट इट नॉट यूजफुल इन ट्रीटिंग CNS symptoms because it can't cross the blood brain barrier, ठीक है। एग्जाइम्स में वी हैव प्रेलिडोक्साइम, ओबिडोक्साइम एंड डाइएसिटाइल मोनोक्साइम, ठीक है। ट्रीटमेंट प्लान क्या होना चाहिए हमारा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे, क्योंकि आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट ट्रीटमेंट में ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का क्या ट्रीटमेंट देते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एट्रोपिन, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे भी इसकी आपको शायद नज़र आ रहा हो, ठीक है, फोकस हो रहा ही नहीं हो रहा, मैं बोल देती हूँ, ठीक है। डोज ऑफ प्रेलिडोक्साइम, ठीक है, कितनी देनी है आपने। इन्फ्यूज़ इनिशियली, ये मैंने बिग कैटजन से लिखा है, ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह देख लेना है। इन्फ्यूज़ इनिशियली 1 to 2% solution in 15 to 30 minutes and followed by infusion of 1% solution 200 to 500 milligram per hour until muscle fasciculations cease. ये मैंने आपको प्रेलिडोक्साइम की डोज बताई है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने इसको मेमोराइज करना है, ठीक है। देन एट्रोपिन आपने देनी है 2 milligram IM और IV, ठीक है, उसकी रिवर्सल के लिए, ठीक है। Then we have the diazepam, क्योंकि हमारे पास CNS symptoms भी आते हैं, you give diazepam, maintenance of patent airway, oxygen supply, artificial respiration, ठीक है। प्रेलिडोक्साइम की मैंने डोजेज आपको बता दी है, ठीक है। ओके, लास्ट पे वी हैव टॉक्सिसिटी ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी क्यों है, ठीक है। और आपको आता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ठीक है, बहुत फ्रिक्वेंटली आता है, ठीक है। इसके मैंने इसको क्लासीफाई कर दिया, डिफरेंट कर दिया, इसमें मस्क्रीनिक इफेक्ट्स अलग से लिख दिए हैं, ठीक है, और निकोटिन इफेक्ट्स अलग से लिखनी है। इट विल लुक मोर प्रेजेंटेबल अगर आप लिखेंगे पेपर में। निमोनिक आपने याद रखना है डम्बल्स, ठीक है, ये बहुत उसमें कैटसिंग में भी लिखा हुआ है, ठीक है। आपने निमोनिक याद रखना है डम्बल्स। मस्क्रीनिक इफेक्ट्स डायरिया, यूरिनेशन, मायोसिस, ब्रेडिकार्डिया, ओके, ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, लैक्रीमेशन एंड स्लाइवेशन एंड स्वेटिंग, ओके। ये इसके मस्क्रीनिक इफेक्ट्स आ गए। निकोटिनिक इफेक्ट्स में कॉजेज CNS स्टिमुलेशन, स्केलेटल मसल पैरालिसिस एंड कन्वल्जन्स।
एंड कॉज ऑफ डेथ क्या होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में, दैट्स रेस्पिरेटरी फेलियर ड्यू टू न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कॉन्टीन्यूसली डीपोलराइजेशन होती हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था कि हमारे पास जब कॉन्टीन्यूस डीपोलराइजेशन होती हैं तो दैट विल लीड टू मसल पैरालिसिस, ठीक है। जब हमारे पास डायफ्राम की पैरालिसिस हो जाएगी तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा एंड रेस्पिरेटरी फेलियर विल इवेंचुअली लीड टू डेथ, ठीक है। मैंने आपके साथ सारा कोलिनोमाइमेटिक्स का जो टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, मैंने उसमें कैटजिंग से और लिपिनकॉर्ड मिक्स करके जो मैंने नोट्स बनाए थे मैंने डिस्कस कर दिया पूरा कोलिनोमाइमेटिक्स का टॉपिक, ठीक है। और मैं आपके साथ जो है जो हमारे पास कॉलिनर्जिक एंटागोनिस्ट हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो आपने उसको भी देखना है, ठीक है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।